हेलो साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ये क्लास डेली सुबह 8 बजे चलती है, जिसमें आपको डेली 50 प्रश्नों का संग्रह दिया जाता है। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस में किए जाते हैं जो जो आए दिन पेपरों में पूछे जाते हैं। चाहे आपका जूनियर टेट का पेपर हो, या फिर सुपर टेट का पेपर हो, या फिर ग्रुप डी या एनटीपीसी, किसी का भी पेपर हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज की श्रृंखला को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी की बात करें तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 273 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक केल्विन तापमापी में 273 केल्विन होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि के वेग की बात करें तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इस्पात, निर्वात, जल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात। इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इसका एक उदाहरण ये है कि ट्रेन की पटरी पर अगर आप ट्रेन की पटरी पर कान लगा के सुनेंगे तो दूर से आने वाली ट्रेन की आपको आहट सुनाई देगी। इसका मतलब है इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शन चेंज है, ठोस में, गैस में, द्रव में, या वाष्प में। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, इसको सभी लोग याद रखेंगे। और आज का अति महत्वपूर्ण चौथा क्वेश्चन ये रहा, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? किसी ध्वनि को हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? इस प्रश्न के ऑप्शन है 1/5 सेकंड, 1/10, 1/15, 1/20 सेकंड। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड तक किसी ध्वनि का असर हमारे कानों पर रहता है, सभी लोग याद रखेंगे। स्टार के चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की बात करें तो दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई होती है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो इस प्रश्न को कल की क्लास में भी बताया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.2642 गैलन के बराबर होता है 1 लीटर, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया? तो ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, पता नहीं कौन सी लॉगरिदम पूछी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वांटम सिद्धांत की बात करिए तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक, या कूलम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सभी लोग याद करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जो भी जूनियर एडेड जूनियर की भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा करें। डेली सुबह 8 बजे ये क्लास की जाती है। जीके की क्लास डेली शाम को 8 बजे चलती है, तो उसको भी डेली किया करें। यहाँ पे आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाता है जो सभी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आज अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता कौन से यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, सभी लोग याद रखेंगे। जल का आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का जो पृथ्वी के उपग्रह हैं उनका कक्षीय वेग किस पे निर्भर करता है? तो इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा की त्रिज्या पर। कक्षा की त्रिज्या पर पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है। घड़ी चाबी वाली घड़ी होती है, उसमें चाबी भरना किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का, दाब ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या कोई नहीं? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, सभी लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 125% बढ़ जाएगा। अगर किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान 125% हो जाएगा। के बराबर फॉर्मूला आपका होता है के बराबर 1/2 mv², इसी से निकलेगा। तो 125% बढ़ जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो किस में उत्पन्न हो सकती है? सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा हवा। हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। बात करें प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। सभी लोग याद रखेंगे, प्रतिबल बटे विकृति फॉर्मूला होता है प्रत्यास्थता गुणांक का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित होती है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सभी लोग आंसर देंगे। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है पनडुब्बी, सभी लोग इसको याद रखेंगे। बात करें पास्कल के नियम पर, तो पास्कल के नियम के उदाहरण क्या हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी आपके पास्कल के नियम के उदाहरण हैं। इन सबको भी याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें तो किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ये आपका आर्किमिडीज सिद्धांत होता है। एक उदाहरण से समझेंगे। ये कोई परख नली है, यहाँ तक इसमें पानी भरा है और ये दूसरी, इसी परख नली में अगर हम कोई ठोस चीज़ डाल दें, मान लीजिए ये हमने कोई ठोस चीज़ डाल दी, तो इसका तल थोड़ा ऊपर तक हो जाएगा और ये ठोस चीज़ अंदर चली जाएगी। तो इस ठोस चीज़ द्वारा जो जगह घेरी गई है वो हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होगी। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि? समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है क्योंकि उसमें NaCl पाया जाता है, नमक पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति हो। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें अपश्रव्य तरंगें कही जाती हैं। एक बार सभी को देखेंगे। अपश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगों को कहते हैं। बात करें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में कौन सी तरंगों को कहा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो ये इनको कहा जाता है श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें वो होती हैं जो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। बात करें 20 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगें, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली तरंगें पराश्रव्य तरंगें कही जाती हैं। सभी लोग याद रखेंगे, पराश्रव्य तरंगों को हमारे कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता, ना ही अपश्रव्य तरंगों को हमारे कानों द्वारा सुना जाता है। पराश्रव्य तरंग की बात करें तो पराश्रव्य तरंगें कुछ जानवरों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ द्वारा सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग की बात करें तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, स्टार करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। तरंग की लंबाई
का मान आधा करने पर ध्वनि का वेग भी आधा हो जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें अनुप्रस्थ तरंगें, तो अनुप्रस्थ तरंगें आपकी प्रकाश तरंगें होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। सभी प्रकाश तरंगें आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, वाई किरणें व रेडियो तरंगें आ जाती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। एक बार फिर से बताऊंगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंदर प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, वाई किरणें और रेडियो तरंगें आ जाती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अनुप्रस्थ तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें प्रकाश तरंगें होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, दुगनी, तिगुनी या चौथाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो R बराबर 2F, R बराबर 2F, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। अगर हम F बराबर निकालना चाहें तो R/2 हो जाएगा। इसका मतलब F बराबर 1/2 गुणा R हो गया। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल दर्पण द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग उदाहरण है। बात करें प्रकाश तरंग की, तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण होता है? प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, परावैंगनी तरंग का या कोई नहीं? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। प्रकाश तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अनुप्रस्थ तरंग होता तो आपका बिल्कुल सही आंसर होता अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें ही होती हैं, परंतु ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत भी आती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी लेंस में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी। सभी को इस प्रश्न का आंसर पता ही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बात करें रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने किसका प्रतिपादन किया था, किसका आविष्कार किया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसको भी याद करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बाई तरंगों की। बाई तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या कोई नहीं? तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा का क्षय सबसे कम होता है, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा को AC करंट बोला जाता है और दिष्ट धारा को DC करंट बोला जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं?
घर की जो वायरिंग होती है, फिटिंग होती है विद्युत की, वो किस क्रम में होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। घर के जितने भी उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सभी लोग इसको याद रखेंगे। इस प्रश्न का आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बार गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ऊर्जा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन से, संवहन से या विकिरण से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है, सबसे तीव्र होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभवतः ताप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, न्यूनतम संभवतः ताप क्या है? तो -273 सबसे न्यूनतम ताप होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? इस प्रश्न का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाती। दिन की अवधि क्या हो जाती? कम हो जाती। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बात करें सूर्य ग्रहण के समय, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रीट। क्रीट भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का। ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है? यदि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन किस कंडीशन में हो सकता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए या जल से वायु में जाए। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच से वायु में जाए। अगर प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण है? प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और वो झूलते झूलते खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के साथ दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। सभी लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है? बात करें सेकेंडरी पेंडुलम की, तो सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, सभी लोग याद रखेंगे। 2 सेकंड आवर्तकाल होता है सेकेंडरी पेंडुलम का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है? बात करें केशिका नली में, तो जल की सतह का आकार क्या होता है? इस प्रश्न का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवतल। केशिका नली के जल की ऊपरी सतह अवतलाकार हो जाएगी, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का घनत्व अधिक होगा तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर किसी द्रव का घनत्व अधिक होगा तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आज का 41वां प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस का मतलब है ऊपरी सतह। उसकी ऊपरी सतह किस आकार की हो जाती है, ये सभी लोग बताएंगे। तो ऊपरी सतह अवतल हो जाती है, उत्तल हो जाती है, समतल हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल हो जाती है। पारे को किसी बर्तन में रखने पर उसकी ऊपरी सतह उत्तल हो जाती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या फर्क पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब भी घटता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी धातु का भार अधिकतम होता है। किसी धातु का भार अधिकतम किसमें होता है? जल में, वायु में या निर्वात में। यहाँ पे भार की बात कर रहा है तो भार कहाँ पे अधिकतम होगा? ऑप्शन सी, निर्वात में। निर्वात में किसी भी वस्तु का भार अधिकतम होगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान है आपका 1/81। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने घंटे में लगाता है? तो जब भू स्थायी उपग्रह की बात करें तो भू स्थायी उपग्रह भी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के बराबर ही होता है। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है भूस्थायी उपग्रह का, सभी लोग याद रखेंगे। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, क्या कारण है इसका? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कारण है वायु पर वायुमंडल होने का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। बात करें पृथ्वी के पलायन वेग की तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाए तो उसका भार क्या होगा? परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शून्य या कोई नहीं। तो सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तनशील होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया है? तो ग्रहों के गति के नियम की बात करें तो इनका प्रतिपादन किया है केपलर ने। इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं, सभी लोग याद करें रखेंगे। बात करें गैलीलियो की तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, सभी लोग याद रखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बात करें जेट इंजन की तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी, रेखीय संवेग का संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण पर एक जेट इंजन कार्य करता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। आई होप सभी लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और संविधान की वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें। संविधान को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए गए हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए और जुड़े रहिए विकास एकेडमी से। धन्यवाद। जय हिंद।